नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वेबटेक क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं और चैप्टर 7 में दोस्तों हमने ई कॉमर्स तक के सारे टॉपिक्स कवर कर दिए थे। आज की क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे नेटिक्वेट्स की और ई गवर्नेंस की, और उसके बाद हम उमंग ऐप और डिजी लॉकर की भी बात करेंगे। और इन टॉपिक्स के बाद दोस्तों हमारा जो चैप्टर 7 है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर दोस्तों अगली क्लास में हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। और दोस्तों आज का हमारा पहला टॉपिक है नेट एटिक्वेट्स। नेट एटिक्वेट्स को दोस्तों हम एक साथ नेटिक्वेट भी लिखते हैं, और दोस्तों ये दो शब्दों का कॉम्बिनेशन होता है। पहला है दोस्तों इंटरनेट और दूसरा है एटिक्वेट। एटिक्वेट का दोस्तों मतलब होता है सोसाइटी में अच्छा बिहेवियर यानी अच्छा व्यवहार। उसी तरीके से दोस्तों नेटिक्वेट का मतलब होता है इंटरनेट पर कम्युनिकेशन करते समय यानी बात करते समय अच्छा व्यवहार। तो दोस्तों नेटिक्वेट के यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, यानी कि दोस्तों जब हम इंटरनेट पर कम्युनिकेशन करते हैं तो दोस्तों हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है वो दोस्तों यहाँ पर एक एक पॉइंट में लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, यदि आप एक ग्रुप में हैं, चाहे दोस्तों वो फेसबुक का ग्रुप हो या फिर व्हाट्सएप का ग्रुप हो या फिर किसी और एप्लीकेशन का ग्रुप हो, तो दोस्तों अगर आप किसी ग्रुप में हैं तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस पोस्ट करें या ऐसी बातें करें जो ग्रुप के सब्जेक्ट से रिलेवेंट हो। इसका मतलब ये है दोस्तों, सपोज करिए एक ग्रुप है जो ट्रिपल सी की तैयारी से रिलेटेड है, तो दोस्तों ऐसे ग्रुप में आपको हमेशा ट्रिपल सी की तैयारी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस या फिर बातें पोस्ट करनी चाहिए। टॉपिक से अलग हटके हमें कुछ भी नहीं पूछना चाहिए। तो ये एक तरीके का दोस्तों नेटिक्वेट होता है, यानी कि एक अच्छा व्यवहार होता है कि जैसा भी ग्रुप है हमें उस ग्रुप के सब्जेक्ट से रिलेटेड ही बातें करनी है। उसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट है, कभी भी हमें कैपिटल लेटर्स में ईमेल नहीं भेजना चाहिए। इंटरनेट पर दोस्तों इसे चिल्लाना माना जाता है, यानी कि दोस्तों जब कभी भी हम इंटरनेट पर कैपिटल लेटर्स में कुछ भी लिखते हैं तो दोस्तों वो नॉर्मल लाइफ के चिल्लाने के बराबर ही माना जाता है। इसीलिए दोस्तों जब कभी भी आप ईमेल करें या फिर दोस्तों किसी भी ग्रुप में बातें करें किसी से, तो अवॉइड करिए कि दोस्तों आप कैपिटल लेटर्स को ना यूज करें। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है, चैट में कभी भी हमें असभ्य या धमकी भरे मैसेजेस का जवाब नहीं देना चाहिए। यानी कि दोस्तों अगर आपको किसी भी तरीके से असभ्य भाषा का यूज कोई कर रहा है या फिर किसी तरीके की कोई आपको धमकी दे रहा है, तो आपको दोस्तों ऐसे मैसेजेस का बिल्कुल भी कभी भी जवाब नहीं देना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको भी कोई आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जो कि दोस्तों यहाँ पर भी आप लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। हमें भी दोस्तों बात करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी भी कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो सामने वाले को बुरी लग सके। जैसा कि दोस्तों हम नॉर्मल लाइफ में एक दूसरे से बातें करते हैं, सिमिलरली दोस्तों उसी तरीके से उन्हीं बातों का हमें ध्यान इंटरनेट पर भी रखना चाहिए। उसके बाद दोस्तों ईमेल भेजते समय सब्जेक्ट बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए, यानी कि दोस्तों टू द पॉइंट आपको सब्जेक्ट लिखना चाहिए। इससे क्या होता है दोस्तों, जो कोई भी ईमेल रिसीव करता है दोस्तों उसको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाता है कि ईमेल किस बारे में है। सपोज करिए दोस्तों आप एक ईमेल कर रहे हो अपने फ्रेंड को, उसमें दोस्तों आप अपनी मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट भेज रहे हो, तो दोस्तों आप सब्जेक्ट में लिख दो कि माय मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि आपके फ्रेंड को बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा कि आपने ये मेल किसके रिगार्डिंग किया हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट भी लिखा हुआ है कि एक बार कई व्यक्तियों को ईमेल करते समय यानी ईमेल लिखते समय सभी ईमेल एड्रेसेस को सार्वजनिक रूप से ब्रॉडकास्ट ना करें। ईमेल एड्रेस को प्राइवेट रखने के लिए बीसीसी का उपयोग करना सीखें। दोस्तों जब हम ईमेल पढ़ रहे थे तो हमने देखा था दोस्तों वहां पर सीसी और बीसीसी का ऑप्शन होता है। सीसी का मतलब होता है दोस्तों कार्बन कॉपी और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो दोस्तों जब आप बीसीसी का यूज करते हैं तो टू और बीसीसी के जो यूजर्स होते हैं उनको आपस में एक दूसरे की ईमेल आईडी नहीं पता चलती है। इससे दोस्तों उनकी प्राइवेसी बनी रहती है। इसीलिए दोस्तों हमें एक से ज्यादा पर्सन्स को ईमेल करते समय बीसीसी कमांड का यूज करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस को दोस्तों फुल फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस कहते हैं। तो दोस्तों सरकारी सेवाओं को डिलीवर करने के लिए जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं तो उसे ही दोस्तों हम ई गवर्नेंस कहते हैं। दोस्तों जब इंटरनेट नहीं था तो दोस्तों हमें सरकारी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए उस पर्टिकुलर सरकारी ऑफिस में जाना पड़ता था। सपोज करिए दोस्तों आपको रिजर्वेशन कराना है तो दोस्तों आपको रेलवे काउंटर में जाना पड़ता था और दोस्तों वहीं से आपका रिजर्वेशन होता था। लेकिन दोस्तों आज की डेट में हम आईआरसीटीसी ऐप या फिर उसकी वेबसाइट का यूज करके घर बैठे ही रिजर्वेशन कर पाते हैं। इसे ही दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस या फिर ई गवर्नेंस कहते हैं, यानी कि दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके हम घर बैठे ही सरकारी सेवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर बात करें कि ई गवर्नेंस कितनी तरह का होता है, तो दोस्तों ई गवर्नेंस 4 तरह का होता है। पहला है G2C यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन्स। दूसरा है दोस्तों G2B यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस।
तीसरा है दोस्तों G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, और चौथा है दोस्तों G2E यानी गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज। तो दोस्तों जहां पर गवर्नमेंट सिटीजन्स को अपनी सर्विसेज देती है उसे दोस्तों हम G2C गवर्नेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों जैसे हम ऑनलाइन टिकट्स बुक करते हैं उसे दोस्तों हम G2C कह सकते हैं। अगली कैटेगरी है दोस्तों गवर्नमेंट टू बिजनेस, यानी कि दोस्तों बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट की जो सर्विसेज होती हैं ऑनलाइन उसे दोस्तों हम G2B कहते हैं, जैसे कि दोस्तों GST रजिस्ट्रेशन या फिर कॉर्पोरेट टैक्स पेमेंट एक्सेट्रा। तीसरी कैटेगरी है दोस्तों गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी कि दोस्तों एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट की सर्विसेज को अवेल करने के लिए जो सर्विसेज होती हैं उसे दोस्तों हम G2G कहते हैं, जैसे कि दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसे दोस्तों हम G2G की कैटेगरी में मानेंगे। और दोस्तों चौथी कैटेगरी है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज, जहां पर दोस्तों एम्प्लॉयज गवर्नमेंट की सर्विसेज को एक्सेस करें उसे दोस्तों G2E कैटेगरी में माना जाएगा, जैसे कि दोस्तों EPFO यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। अब दोस्तों बात करते हैं ई गवर्नेंस के विभिन्न अनुप्रयोग की, यानी कि एप्लीकेशंस की। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला एप्लीकेशन है रेलवे रिजर्वेशन। यह एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसके माध्यम से हम मोबाइल या पीसी से रेल टिकट बुक कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हम IRCTC एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं या फिर दोस्तों हम IRCTC वेबसाइट भी यूज कर सकते हैं। तो इसको दोस्तों प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। आपको सबसे पहले गूगल पे टाइप करना है IRCTC और उसके बाद आपको एंटर की प्रेस कर देनी है। जैसे ही दोस्तों आप एंटर प्रेस करोगे आपके सामने एक वेबसाइट आ जाएगी irctc.co.in। आपको इसको ओपन कर लेना है और दोस्तों आपके सामने IRCTC का जो होम पेज है वो ओपन होकर आ जाएगा। अब इस वेबसाइट की मदद से दोस्तों आप टिकट्स बुक कर सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हो बुक योर टिकट का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पर फ्रॉम और टू स्टेशन देना है, यानी कि दोस्तों आपको कहाँ से जाना है और कहाँ तक जाना है, और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जर्नी डेट देनी है। उसके बाद फाइंड ट्रेन्स पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ट्रेन्स की लिस्ट आ जाएगी और वहां से दोस्तों आप टिकट बुक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों ई गवर्नेंस का अगला एप्लीकेशन है पासपोर्ट। दोस्तों हम पासपोर्ट को भी घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट क्या होता है सबसे पहले वो बात कर लेते हैं। पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है जिसे किसी देश द्वारा इंटरनेशनल ट्रैवल के दौरान पहचान के लिए जारी किया जाता है। यानी कि दोस्तों जब कभी भी आप अपने देश से दूसरे देश जाते हो तो दोस्तों पासपोर्ट ही आपका आइडेंटिफिकेशन होता है। इसको भी दोस्तों इंटरनेट के माध्यम से अप्लाई किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों ई गवर्नेंस का अगला एप्लीकेशन है ई हॉस्पिटल। ई हॉस्पिटल को दोस्तों ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम यानी कि ORS भी कहा जाता है। यह दोस्तों एक ऑनलाइन पोर्टल होता है जिसकी मदद से दोस्तों सिटीजन्स इंटरनेट के माध्यम से अस्पतालों में अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अब इसको भी दोस्तों प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो दोस्तों आपको गूगल पे सिंपली लिखना है ORS। जैसे ही दोस्तों आप ORS टाइप करोगे आपके सामने एक वेबसाइट आ जाएगी ORS पेशेंट पोर्टल। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा है ORS पेशेंट पोर्टल। आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ORS की वेबसाइट खुल के आ जाती है। यहाँ पर दोस्तों आपको बुक अपॉइंटमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बुक अपॉइंटमेंट नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद दोस्तों आपको अपनी डिटेल्स देनी है और दोस्तों आप यहाँ से उन सभी हॉस्पिटल्स का अपॉइंटमेंट बुक कर पाओगे जो दोस्तों यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं। तो दोस्तों अगर आपके शहर में जो भी हॉस्पिटल है अगर आप वहाँ पर दिखाते हो और दोस्तों अगर वो यहाँ पर रजिस्टर है तो आप दोस्तों उसकी अपॉइंटमेंट यहाँ से भी ले सकते हो। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ई गवर्नेंस क्या होता है, इसके टाइप क्या होते हैं और इसके एप्लीकेशंस यानी कि इसके अनुप्रयोग क्या होते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों आज का अगला टॉपिक है उमंग ऐप। सबसे पहले दोस्तों उमंग का फुल फॉर्म आप जरूर याद रख लीजिए क्योंकि दोस्तों एग्जाम में बहुत पूछा जा सकता है। उमंग का फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये दोस्तों एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे दोस्तों हम गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों उमंग को भारत में आप यहाँ पर देख सकते हैं उमंग को भारत में मोबाइल गवर्नेंस को चलाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा विकसित किया गया है। तो दोस्तों आप यहाँ पर इन दो डिपार्टमेंट्स के नाम भी बहुत ध्यान से याद रख लीजिएगा क्योंकि दोस्तों कभी कभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि उमंग एप्लीकेशन को किन डिपार्टमेंट्स ने डेवलप किया गया था। तो वो डिपार्टमेंट थे दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन।
उमंग एप्लीकेशन दोस्तों एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से कोई किसी भी तरह की गवर्नमेंट सर्विसेज को एक ही जगह से एक्सेस कर सकता है। यानी कि दोस्तों आपको अलग अलग सर्विसेज को प्राप्त करने के लिए अलग अलग जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली एक ही एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और इस एप्लीकेशन की मदद से दोस्तों आप किसी भी तरह की गवर्नमेंट सर्विसेज को अवेल कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे 26 नवंबर 2017 को लॉन्च किया गया था। तो ये डेट भी कभी कभी एग्जाम में पूछी जा सकती है और इसे दोस्तों गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड किया जा सकता है। तो दोस्तों आप इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में जरूर डाउनलोड करके देखिएगा और दोस्तों गवर्नमेंट सर्विसेज को आप यूज करके भी जरूर देखिएगा। उसके बाद दोस्तों आज का लास्ट टॉपिक है डिजिटल लॉकर। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि डिजिटल लॉकर होता क्या है। तो दोस्तों डिजिटल लॉकर आपके पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, डिग्री सर्टिफिकेट आदि को डिजिटली स्टोर करता है। यानी कि दोस्तों आपको इन डॉक्यूमेंट्स को फिजिकली लेकर चलने की जरूरत नहीं है। आप दोस्तों इनको डिजी लॉकर में भी स्टोर कर सकते हो और दोस्तों कहीं पर भी आपको वेरिफिकेशन के लिए दिखाना है तो दोस्तों आप अपने फोन से भी इन्हें दिखा सकते हो। तो दोस्तों ये एक बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन है। अगर दोस्तों अभी तक आपने इसे डाउनलोड नहीं किया है तो दोस्तों आप इसे गूगल प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों डिजी लॉकर में इशू किए गए डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल फिजिकल डॉक्यूमेंट के बराबर ही माना जाता है। सपोज करिए दोस्तों आप ड्राइविंग कर रहे हो और दोस्तों ड्राइविंग करते समय पुलिस आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगती है और दोस्तों अगर आपके पास ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो दोस्तों आप डिजी लॉकर में स्टोर किए गए ड्राइविंग लाइसेंस को भी दिखा सकते हो और दोस्तों ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बराबर ही माना जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि डिजी लॉकर को लॉन्च कब किया गया था। तो दोस्तों डिजी लॉकर को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित किया गया था और 1 जुलाई 2015 को इसे लॉन्च किया गया था। आज की क्लास में दोस्तों इतने ही टॉपिक थे। आई होप कि दोस्तों आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। अगर दोस्तों आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन आपको बताना है फुल फॉर्म ऑफ IRCTC और दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है फुल फॉर्म ऑफ ORS। क्लास खत्म करने से पहले दोस्तों बात कर लेते हैं पिछली क्लास में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स की। तो पहला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों लिंक्डइन इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लॉग। आपको बताना था ये ट्रू है या फॉल्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर है फॉल्स। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना था ए पर्सन हु राइट्स ए ब्लॉग इज नोन एज व्हाट। यानी कि दोस्तों वो पर्सन जो ब्लॉग लिखता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ब्लॉगर। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो CCC या O लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।